नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज दी इनसाइड स्टोरी की खास पेशकश है बिसात। दरअसल 2024 के चुनाव के लिए बिसात बिछाई जाने लगी है। एक तरफ विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए है। पटना में विपक्षी नेताओं का मेला लगा, उसके बाद अब वो बेंगलुरु में इकट्ठा हो रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के ये तमाम नेता जो एक छतरी के नीचे आ रहे हैं, क्या 2024 के चुनाव में मोदी को टक्कर दे पाएंगे? और क्या ये जो विपक्षी नेताओं की एकता सामने आ रही है, ये 2024 तक बरकरार रह पाएगी? तारीख 2 जून 2023, जगह नेशनल प्रेस क्लब, वॉशिंगटन। I believe my great-grandfather came here. 6 दिन के अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी तब अमेरिका की राजधानी में वहां के नेशनल मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उनकी एक एक बात की गूंज हजारों किलोमीटर दूर भारत में सुनाई दे रही थी और उनमें सबसे अहम थी विपक्षी एकजुटता को लेकर राहुल गांधी का दावा। If you just do the math, a united opposition will defeat the BJP on its own, without any, electoral math. करीब 1.5 महीने पहले राहुल गांधी विपक्षी एकजुटता को लेकर इतने आश्वस्त थे कि 2024 में बीजेपी की शिकस्त की भविष्यवाणी कर गए। लेकिन ये सब होगा कैसे? इसी पर विपक्षी कैंप में चल रहे मंथन का अगला पड़ाव है बेंगलुरु। बेंगलुरु जहां लगा है विपक्षी पार्टियों का जमघट। जहां राहुल गांधी तो पहुंचे ही, सोनिया गांधी भी आई, ममता बनर्जी भी पहुंची, नीतीश कुमार भी आए और अरविंद केजरीवाल भी, अखिलेश यादव भी आए और जयंत चौधरी भी, एमके स्टालिन भी पहुंचे तो उद्धव ठाकरे भी। इन सारे दिग्गजों की मंजिल एक और वो है बेंगलुरु, जहां महीने भर के भीतर दूसरी बार विपक्ष का एक बड़ा मंच सजा है। इस जमघट में शामिल हो रही हैं 26 विपक्षी पार्टियां। 2024 को देखते हुए विपक्षी एकजुटता के लिए इससे पहले 23 जून को पटना में एक बड़ी बैठक हो चुकी है। पटना वाली बैठक में विपक्ष की 15 पार्टियां शामिल हुई थी, लेकिन करीब महीने भर के भीतर ही विपक्ष के इस कुनबे में पार्टियों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। इससे कांग्रेस इतनी उत्साहित है कि विपक्ष के इस जमघट को भारतीय राजनीति के मौजूदा परिदृश्य के लिए एक गेम चेंजर बता रही है। 26 opposition political parties are here to move forward unitedly to give a solution for the common people's issues. We are very sure that this is going to be a game changer of Indian political scenario. विपक्षी एकजुटता की ये कसरत गेम चेंजर कैसे होगी, इसकी अभी परीक्षा होनी बाकी है। लेकिन पटना से बेंगलुरु तक पहुंचने में विपक्षी एकजुटता की इस कोशिश ने रंग दिखाया है। इसमें अब दलों की संख्या 15 से बढ़कर 26 हो गई है। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। वहीं माइनस ये है कि एनसीपी में बगावत हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह चौहान पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। बेंगलोर में पटना के बाद बैठक हो रही है और भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहाँ पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। हम सब चाहेंगे कि विपक्ष पक्ष बन जाए, सरकार बन जाए, सत्ता पक्ष बन जाए। हम ये चाहते हैं कि एक परिवर्तन देश को मिले, एक अच्छा शासन जनता को मिले और इसलिए छोटी बड़ी कुर्बानियां सबको करनी पड़ेंगी। हालांकि विपक्ष की एकजुटता के एक अहम सूत्रधार शरद पवार बेंगलुरु की बैठक के पहले दिन नहीं पहुंचे। मुंबई में अजीत पवार और उनके गुट के विधायकों की शरद पवार से मुलाकात के बाद कई तरह की अटकलें लगने लगी हैं। जब बेंगलुरु में विपक्ष के नेता जुट रहे थे, तब शरद पवार मुंबई में बीजेपी के नए साथी अपने बागी भतीजे अजित पवार से मिल रहे थे।
हालांकि विपक्षी नेताओं की तरफ से बताया ये जा रहा है कि शरद पवार मंगलवार 18 जून को बेंगलुरु पहुंचने वाले हैं। जो लोग पटना में मिले थे और भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिल के काम करते हैं, बाहर भी मिल के काम करते हैं, और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। कल सुबह 10:30 बजे शरद पवार साहब बेंगलुरु पहुंचेंगे और बेंगलुरु के हमारी बैठक में वो शामिल होंगे। बेंगलुरु में हो रही विपक्ष की इस महाबैठक में 2 दिन का मंथन होना है, जिसमें प्रमुख एजेंडा ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारा जाए। सभी विपक्षी पार्टियों का एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय किया जाए। अलायंस पॉलिटिक्स में ही लोकतंत्र का भला है, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। ज्यादा महत्वपूर्ण है संविधान को बचाने की लड़ाई। उसको जो ज्यादा महत्व देता है वो हमारे साथ सब इकट्ठा जुड़ रहे हैं। इस बीच विपक्षी एकजुटता को मजबूत बनाने और ज्यादा से ज्यादा दलों को जोड़ने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चला। दिल्ली और पंजाब में भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हों, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मोदी और बीजेपी के खिलाफ दोनों ने हाथ मिला लिए हैं। इसका संकेत तब मिला जब कांग्रेस ने दिल्ली सरकार की कई शक्तियों को अपने पास लेने के केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध करने का फैसला किया। पटना में हुई विपक्ष की पहली बैठक में इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के एक रणनीतिक फैसले से अब माहौल ठीक है। एक काला अध्यादेश पास किया है और मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दलों ने उसका विरोध करने का फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी कल स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस काला अध्यादेश का विरोध करेंगे पार्लियामेंट के अंदर जब राज्यसभा में ये आएगा, और ये स्वागत योग्य कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। तो विपक्षी एकजुटता का मंच सज चुका है, नेता पहुंच चुके हैं, कुछ नेता आने बाकी हैं। इस दूसरी बड़ी बैठक से क्या निकलता है ये तो मंगलवार शाम तक पता चल जाएगा, लेकिन विपक्ष के इस जमघट की अपनी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। वो चैलेंज बीजेपी और मोदी से लड़ने में कितने आड़े आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। 26 दलों का महागठबंधन, सबकी लाइन एंड लेंथ बिल्कुल अलग अलग, विचारधाराएं अलग अलग, सोच अलग अलग, लेकिन टारगेट एक, मोदी और बीजेपी। सवाल यह है कि 2024 के चुनाव में इस महागठबंधन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देना, बीजेपी को टक्कर देना इतना आसान रहने वाला है? विपक्ष के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी? और सवाल तो यह भी है कि 2024 के चुनाव तक क्या ये जो गठजोड़ तैयार हो रहा है वो एक साथ रहेगा? मई 2018 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में खुशी की लहर थी। वजह था कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नतीजा। तब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई थी। बीजेपी को रोकने के लिए 37 सीट जीतने वाली जेडीएस को कांग्रेस ने सीएम पद दे दिया और उसे विपक्षी एकता का देश में नया प्रयोग कहा गया। 23 मई 2018 इस दिन कर्नाटक में विपक्षी एकता का मंच सजा था। शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर बरसों बाद मायावती और अखिलेश साथ दिखे थे। कांग्रेस को कोसने वाली मायावती सोनिया गांधी से मिल रही थी। ममता बनर्जी, स्टालिन और सीताराम येचुरी जैसे तमाम दिग्गज इस विपक्षी एकता के मंच को सुशोभित कर रहे थे। तब विपक्षी दिग्गजों ने कर्नाटक की तस्वीर को विपक्षी एकता का बेंचमार्क कहा था। तब जोर शोर से ये बात कही गई थी कि कर्नाटक में दिखी हुई एकता अब देश में दिखेगी और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। लेकिन ना ही कुमार स्वामी की सरकार ज्यादा दिन चली और ना ही विपक्षी एकता का नारा। फिर वही मौका है, वही मौसम है और वही इरादा है। बस साल बदल गया है। लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले अब फिर एकता का इरादा लिए विपक्षी दिग्गज कर्नाटक की जमीन पर हैं। मकसद 2024 चुनाव में
बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना है। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है। क्या विपक्षी दलों के नेता सीट शेयरिंग पर आपसी मतभेद सुलझा पाएंगे? क्या विपक्षी दलों के बीच एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बनेगी? क्या विपक्षी दिग्गजों के बीच विपक्षी गठबंधन के चेहरे पर सहमति बनेगी? विपक्ष के दिग्गज जब मिशन 2024 के महामंथन के लिए जुटेंगे तो ये सवाल उनके सामने होंगे। इन सवालों में सबसे बुनियादी सवाल सीट शेयरिंग का है। कौन दल किस राज्य में कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये कैसे तय होगा? ये विपक्ष का चैलेंज नंबर 1 है। ये विपक्षी दिग्गजों की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर एक साथ लड़ना है तो सबसे पहले यह तय करना होगा कि कौन कहां से और कितनी सीटों पर लड़ेगा। ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि विपक्षी एकता के मंच पर जुटी कई पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती रही हैं। कांग्रेस ने बेशक केंद्र के अध्यादेश का विरोध कर आम आदमी पार्टी के सुर में सुर मिलाया हो, लेकिन दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी अदावत है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ हैं। केरल में लड़ाई लेफ्ट और कांग्रेस के बीच ही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने से इनकार करती रही है। यही वो पहला और बड़ा सवाल है जिससे विपक्षी नेताओं को जूझना होगा। देखिए, अलायंस जो होगा वो स्टेट स्पेसिफिक होगा और हर स्टेट के अंदर, जैसे आप कह रहे हो, ठोस परिस्थितियां अलग अलग है। लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि ये संभव है कि विपक्ष के वोटों के बंटवारा से बीजेपी को फायदा ना मिले, इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आएगी। सीटों के बंटवारे के बाद बात उन मुद्दों को लेकर होगी जिसे लेकर विपक्षी पार्टियों के बीच असहमति देखने को मिलती रहती है। विपक्ष की बैठक में शामिल सभी पार्टियां अपने अपने राज्यों और वोट बैंक के मुताबिक मुद्दे तय करती हैं। लेकिन कई बार राष्ट्रीय राजनीति में इन मुद्दों पर सहमति नहीं बनती। मौजूदा दौर में यूसीसी पर कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां जहां विरोध में हैं, वहीं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और जेडीयू जैसी पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं। कांग्रेस सावरकर को माफी वीर कहती रही है, वहीं उद्धव वाली शिवसेना सावरकर को वीर स्वतंत्रता सेनानी कहती है। अदानी के मुद्दे को कांग्रेस जोर शोर से उठाती रही है, वहीं शरद पवार ने इस मुद्दे को उतना तवज्जो नहीं दिया। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी विपक्षी दलों में एक राय नहीं है। मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे भी हैं जो विपक्षी दलों में मतभेद की वजह हैं। सवाल ये है कि आखिर इन मुद्दों पर विपक्षी दिग्गज सहमति कैसे बना पाएंगे? विपक्ष क्या इन मुद्दों पर मतभेद सुलझाकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना पाएगा? विपक्ष का कुनबा जब भी एक होता है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जब भी एनडीए की भी सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये रीढ़ की हड्डी है जिसपे सारे लोग मिनिमम रूप से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। विपक्ष के बीच मतभेद का तीसरा और सबसे अहम मुद्दा नेतृत्व का है। सवाल ये है कि अगर सीट बंटवारे पर सहमति बन गई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया, तो फिर विपक्ष का चेहरा कौन होगा? वो कौन चेहरा होगा जिसे विपक्ष मोदी के मुकाबले 2024 के रण में उतारेगा? ये तय करना विपक्ष का तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। दरअसल विपक्षी एकता के नारों के बीच यही वो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसे विपक्षी दिग्गजों को पार करना है। दरअसल विपक्ष में एक नहीं बल्कि तमाम नेता ऐसे हैं जिनको उनके समर्थक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हैं। बेंगलुरु में विपक्षी बैठक में शामिल हो रहे कम से कम 4 ऐसे नेता हैं जिन्हें उनकी पार्टी और समर्थक पीएम पद का उम्मीदवार मानते हैं। इनमें कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी, जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और एनसीपी की तरफ से शरद पवार जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। राहुल गांधी चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो चुके हैं, बावजूद इसके कांग्रेस उन्हें भविष्य का नेता बताती है। सवाल है कि इतने नेताओं के बीच आखिर विपक्षी पार्टियां एक चेहरे पर कैसे सहमति बना पाएंगी? विपक्ष का चेहरा नहीं होगा। विपक्ष 1-to-1 लड़ेगा, 1-to-1 मार्किंग में रहेगा। जहाँ रीजनल पार्टीज ताकतवर है वहाँ रीजनल पार्टीज़ को मदद करेगा। जहाँ कांग्रेस पार्टी ताकतवर है वहाँ छोटी मोटी जो रीजनल पार्टीज़ है उनको थोड़ा शेयर देके उनका समर्थन लेने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि हमेशा यूपीए में
जो प्रधानमंत्री है वो अक्सर, मैं इसको यूपीए नहीं कहता, यदि इसको हम बीजेपी के खिलाफ वाला फ्रंट माने तो वहाँ पे प्रधानमंत्री हमेशा चुनाव के बाद तय हुआ है। 30 दिन में दूसरी बार विपक्षी दिग्गजों की बैठक हो रही है। विपक्ष की इस बैठक में आने वाली पार्टियों की संख्या भी बढ़ी है। चंद मुद्दों पर सहमति भी दिख रही है, लेकिन ये विपक्षी एकता के सफर का आगाज भर है। अभी तो इस आगाज का असल इम्तिहान बाकी है। विपक्षी एकजुटता की कोशिशों ने देश की राजनीति में हलचल तो मचा दी है, वैसे बीजेपी भी इसका काट ढूंढ रही है। सवाल यह है कि बीजेपी आखिर क्या करने वाली है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी एकजुटता को, तमाम दलों के इस गठबंधन को भानुमति का कुनबा कह दिया, लेकिन बीजेपी भी 30 दलों के साथ एनडीए को विस्तार देने में जुटी हुई है। तो सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान क्या है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। 9 फरवरी 2023 जगे राज्यसभा। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हुंकार उस वक्त भर रहे थे जब गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी और बीजेपी का उत्साह चरम पर था। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी पार्टी को 150 से ज्यादा सीटें मिली। गुजरात विधानसभा की प्रचंड जीत ने तब हिमाचल में बीजेपी की हार को धो दिया था। लेकिन उसके बाद विपक्षी गोलबंदी जिस तरह से सिरे चढ़ रही है, उसने राजनीति का बीजगणित बदल दिया है। तारीख 23 जून 2023 जगे पटना। पटना में उस विपक्षी गोलबंदी की ये पहली बड़ी तस्वीर थी। इससे सियासत की जो नई तस्वीर बनती दिख रही थी, बीजेपी उससे पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के इंतजाम में चुपचाप लगी रही और उसी से निकली है ऐसी व्यूह रचना जिसमें बाद 26 पार्टियां बनाम 38 पार्टियों तक पहुंच गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एंटी मोदी मोर्चा बनाने की कवायद तेज है। विपक्षी पार्टियों की बैठक से सियासत अपनी धुरी पर 360 डिग्री घूम चुका है। बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है क्योंकि जहां इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, तो अगले साल दिल्ली की सत्ता के लिए होना है महामुकाबला। ऐसे में बीजेपी ने गठबंधन की राह पर 2024 की व्यूह रचना तेज कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर और बीजेपी सरकार के काम पर माहौल बनाने की कोशिश तो पहले ही जारी थी। अब एनडीए के मंच से नया चक्रव्यूह रचने की तैयारी है। अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। संकेत साफ है कि बीजेपी का जोर एनडीए का विस्तार उस छोर तक करने का है जहां से 2024 की चुनावी पिच पर जीत का मंच तैयार किया जा सके, जिसकी पहली तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आ चुकी है। विपक्षी दलों की पटना में हुई बैठक के 9 दिन बाद महाराष्ट्र में सामने आई, जब शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का एक धड़ा उनके भतीजे अजित पवार के नेतृत्व में अलग होकर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गया। लोकसभा चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र की अहमियत कई ज्यादा है, क्योंकि यूपी के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। पहले पटना और अब बेंगलुरु में विपक्षी खेमे में महागठबंधन की कवायद तो हो रही है, लेकिन अभी वहां बहुत कुछ तय होना है। वहीं बीजेपी तेजी से एनडीए का विस्तार करने में जुटी है। 2 जुलाई को अजित पवार गुट महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में शामिल हो गया। 16 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में पकड़ रखने वाली राजभर की पार्टी की एनडीए में वापसी हो गई। 21 जून को जीतनराम मांझी की पार्टी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एनडीए के विस्तार के लिए बीजेपी तेजी से कदम उठा रही है और इसी वजह से 18 जुलाई को बीजेपी ने दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि मंगलवार को दिल्ली के अशोका होटल में होने वाली एनडीए की बैठक विपक्ष की गोलबंदी का जवाबी शक्ति प्रदर्शन होगा। इनमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी,
अभिनेता पवन कल्याण की पार्टी जनसेना, तमिलनाडु से AIDMK और तमिल मनीला कांग्रेस, असम की असम गण परिषद समेत कई दूसरे दलों को बुलाया गया है। बैठक से पहले ही चिराग पासवान की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ने तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। माना जा रहा है कि बीजेपी का गेम प्लान छोटे छोटे दलों को साथ लाकर जातीय समीकरणों को साधने का है। हालांकि बिहार में राष्ट्रीय लोक जनता दल के स्टैंड पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब सब चीज की जानकारी हमेशा दिया जाए मीडिया के माध्यम से, इसकी कोई आवश्यकता थोड़े होती है। बीजेपी का जोर साउथ ब्लॉक को मजबूत करने पर है। ऐसे में बीजेपी दक्षिण में पुराने सहयोगियों के साथ नए सहयोगियों की तलाश कर रही है। कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में TDP और कर्नाटक में JDS को बीजेपी NDA का हिस्सा बना सकती है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि तमिलनाडु की AIADMK यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में मुखर दिखाई दे रही है, जबकि पंजाब के अकाली दल ने बैठक में आने से इनकार कर दिया है। सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है, तो मैं एक ही काफी हूँ बोले, तो फिर क्यों 30 पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। इस बीच बीजेपी न सिर्फ NDA का कुनबा बढ़ाने में जुटी है, बल्कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी में जगह देने की स्पीड भी बढ़ा दी है। बेंगलुरु में होने जा रही विपक्ष की बैठक से ठीक पहले यूपी से आई ये तस्वीर समाजवादी पार्टी को झटका देने वाली है। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान ने एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लिया है। देख रहे हैं कि आज के पार्टी में शामिल होने पर जो पूरे प्रदेश से लोग कोने कोने से आए, चौहान समाज के लोग खास करके, जितना उत्साह है इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 2024 के चुनाव में 80 सीट जीत करके फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इधर 10 जुलाई को पूर्व केंद्रीय मंत्री और शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा की अमित शाह से मुलाकात ने तपिश बढ़ा दी है। महागठबंधन और NDA दोनों का पूरा जोर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है, लेकिन दरअसल विपक्षी दलों का जो ये महागठबंधन तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व में जो NDA है, दोनों का लिटमस टेस्ट इस साल के आखिर तक है। दोनों की परीक्षा इसी साल के आखिर तक है, यानी ये पता चल जाएगा किस में कितना है दम। तारीख 23 जून 2023, वो तारीख जब पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी थी। इस बैठक को कामयाब बनाने के लिए नीतीश कुमार दिन रात एक किए हुए थे। पटना की बैठक से महज 8 दिन पहले दिल्ली में क्या हुआ था, जरा उसे सुनिए। कांग्रेस में ना सिर्फ लीडरशिप का क्राइसिस है, कांग्रेस के पास आइडियाज का भी क्राइसिस है। कांग्रेस का लोगों से जुड़ाव इस हद तक खत्म हो गया है कि उनके पास कोई अपना मैकेनिज्म भी नहीं बचा कि वो ये जान पाए कि लोग क्या चाहते हैं। नीतीश विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम चलाए हुए थे, वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। अब फिर बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है और फिर सवाल यही है कि क्या विपक्षी पार्टियों के बीच एक साथ चुनाव लड़ने का फॉर्मूला बन पाएगा। विपक्षी एकता की बात 2024 के लिए हो रही है, लेकिन विपक्ष की पहली परीक्षा 2023 के आखिर में होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2023 के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। इस साल के आखिर में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। इन राज्यों में लोकसभा की 83 सीटें हैं, यानी ये राज्य सियासी तौर पर बेहद अहम हैं। इन राज्यों में से 2 राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूती से बीजेपी के मुकाबले खड़ी है।
सवाल ये है कि क्या एकजुटता के महामंथन में जुटी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मैदान छोड़ेंगी, क्योंकि विपक्षी एकता से पहले ममता बनर्जी भी ऐसा ही फॉर्मूला पेश कर चुकी हैं। In some places, in every region, they should fight together. Means, in suppose Bengal, I think we should fight Bengal. Suppose Delhi, up should fight Delhi, Bihar. They are together, so they Nitish ji, Tejasvi, and Congress also some parties there, so they will decide. I cannot decide their formula. ममता ने जो कांग्रेस को दरकिनार करने के लिए फॉर्मूला पेश किया था, अब कांग्रेस उसी फॉर्मूले को विपक्षी एकता के नारे के साथ अपने पक्ष में लागू करने की बात कह रही है। देश में अलायंस पॉलिटिक्स चल रही है, कोएलिशन पॉलिटिक्स चल रही है। एक तरफ यूपी है, दूसरी तरफ एनडीए है। 10 साल हम लोगों ने सत्ता चलाई है और 10 साल से ये सत्ता में है। तो अभी 2024 में क्या इश्यूज होंगे, लड़ने का तरीका तय किया जाएगा, जॉइंट एक्शंस क्या होंगे, कहां होंगे, किसकी लीडरशिप होंगे, ये सब तय किया जाएगा। 2024 से पहले 2023 में विपक्षी एकता की पहली परीक्षा इसलिए होगी क्योंकि मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 41.5% वोट मिले थे, बीजेपी को 41.6% वोट मिले थे, जबकि अन्य को 16.9% वोट मिले थे। यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी को करीब करीब बराबर ही वोट मिले थे। ऐसे में अगर चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हैं, तो यहां कांग्रेस को फायदा हो सकता है। अगर क्षेत्रीय दल ये कुर्बानी देते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस एक बड़ी छतरी होगी, बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। कांग्रेस को राजस्थान में 40% वोट मिले थे, बीजेपी को 39% वोट मिले थे, जबकि अन्य को 21% वोट। यानी राजस्थान में कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले सिर्फ 1% ज्यादा वोट मिले। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी जैसे दल राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। दरअसल गुजरात में 2022 में हुए चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने का खामियाजा भुगत चुकी है। 2017 में गुजरात में 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस आम आदमी पार्टी के कारण 2022 में सिर्फ 17 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसलिए अब विपक्षी एकता के लिए हो रहे महामंथन में बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 से पहले 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां साथ आएंगी